नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से लगभग हर उस इंसान से जुड़ा है जो दिन का एक बड़ा सीधा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताता है। चाहे आप किसी कार्यालय में काम करते हो, घर से काम कर रहे हो या घंटों बैठकर पढ़ाई करते हो, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि शाम तक आपकी पीठ अकड़िश जाती है, गर्दन में दर्द होने लगता है। और इस समस्या से बचने के लिए आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है, खड़ी दीदे होकर काम करने वाली मेज, जिसे हम स्टैंडिंग डेस्क कहते हैं। बिल्कुल। और यह चलन इतनी तेजी से बढ़ा है कि लोग अपनी कुर्सियों को छोड़ ढहकर हजारों रुपए इन नई मेजों पर खर्च कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बैठने से पीठ में दर्द हो रहा है तो खड़ीदे होने से यह समस्या जादुई तरीके से गायब हो जाएगी। लेकिन आज हम इस धारणा को चुनौती देने वाले हैं। क्या वास्तव में केवल खड़ीदे हो जाने से आपकी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित हो जाती है, या फिर आप अनजाने में उसी पुरानी समस्या को एक नए रूप में दोहरा रहे हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर हम गहराई से देखें तो मूल समस्या केवल बैठना नहीं है। असली अपराधी कुछ और ही है, और वह है स्थिर मुद्रा, यानी लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही स्थिति में जमे रहना। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों या अपनी नई मेज के सामने मूर्ति की तरह खड़े हों, अगर आपका शरीर लंबे समय तक एक ही अवस्था में है तो आपकी मांसपेशियां जकड़ डीडी ढहने लगेंगी, रक्त का संचार धीमा हो जाएगा और आपका तंत्रिका तंत्र भी सुस्ती महसूस करने लगेगा। एकदम सही कहा। आजकल के शारीरिक अनुकूलन विज्ञान, जिसे हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, ने हमें बहुत सी चीजें बेची हैं। एक बेहतरीन डिजाइन वाली कुर्सी ले लीजिए, स्क्रीन को आंखों के स्तर पर कर लीजिए, पैरों के नीचे एक मुलायम चटाई रख लीजिए। ये सभी उपकरण अपनी जगह उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी चीज गायब है, और वह है गतिशीलता की विविधता। हमारी रीढ़ की हड्डी को किसी आदर्श मुद्रा की तलाश नहीं है, उसे लगातार होने वाली छोटी छोटी गतिविधियों की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को किसी महंगे फर्नीचर की नहीं, बल्कि निरंतर हरकत की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे गलत तरीके से बैठता है तो वह बीमार पीढ़ी ढेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति 8 घंटे बिल्कुल सीधा और सतर्क होकर खड़ीदिधा रहता है तो भी वह अपनी रीढ़ को नुकसान ही पहुंचा रहा है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और पीछे जाकर समझते हैं। आखिर यह खड्डे होकर काम करने का विचार इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इसका सीधा सा कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। आज के समय में लोग दिन के 6 से 10 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। लगातार बैठने से कूल्हे की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, गर्दन बाहर निकल आती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। लोगों ने इन समस्याओं को देखा और एक बहुत ही सरल लेकिन अधूरा निष्कर्ष निकाला कि अगर बैठना बुरा है तो खड़ीदा होना जरूर अच्छा होगा। लेकिन जीव विज्ञान इतना सीधा और सरल तो नहीं है, है ना? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि खड़ी दीधे होकर काम करना पूरी तरह से गलत है? नहीं, खाड़ी डिडीधे होकर काम करना अपने आप में गलत नहीं है। यह एक बहुत ही उपयोगी साधन हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग इसे एक अंतिम और जादुई समाधान मान लेते हैं। यह मेज आपको अपनी जगह पर खड़ीदा तो कर देती है, लेकिन यह आपको गतिमान नहीं बनाती। और हमारी रीढ़ की हड्डी को केवल सीधा खड़ीदा सा रहना पसंद नहीं है। उसे मुद्धना, झुकना, वजन का एक पैर से दूसरे पैर पर जाना, गहरी सांसों के साथ पसलियों का फैलना और कूल्हों का हिलना पसंद है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपकी वह महंगी मेज भी आपके लिए एक पिंजरा ही है। बस फर्क इतना है कि यह पिंजरा आपको खड़ीदी रहने पर मजबूर करता है। ये पिंजरे वाली बात बहुत गहरी है। आपने अभी स्थिर मुद्रा को असली अपराधी बताया। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। आखिर एक ही स्थिति में रहने से शरीर के भीतर क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के ऊतक, हमारी मांसपेशियां और हमारे जोड़, ये सब केवल और केवल गति के लिए डिजाइन किए गए हैं। मांसपेशियां सिकुड़ना और फैलना चाहती हैं, जोड़ों को अपनी चिकनाहट बनाए रखने के लिए सरकना होता है। जब आप एक ही स्थिति में जम जाते हैं तो शरीर एक तरह की लो फ्लो यानी कम बहाव वाली स्थिति में चला जाता है। रक्त का संचार धीमा पड़ी ढांचा जाता है। तंत्रिका तंत्र,
जो हमेशा बाहरी दुनिया से संकेत लेना चाहता है, उसे संकेत मिलने बंद हो जाते हैं। तो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बिल्कुल सीधे बैठो या एकदम तन कर खड़ी डधे रहो, क्या वह आदर्श मुद्रा का विचार ही बुनियादी रूप से गलत है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वह पूरी तरह गलत है, लेकिन वह बहुत सीमित जरूर है। लोग अक्सर आदर्श मुद्रा को एक मूर्ति की तरह समझ लेते हैं। रीढ़ एकदम सीधी, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, सीना बाहर और पैर एकदम सीध में। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की कोई भी मुद्रा, चाहे वह कितनी भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, अगर उसे बहुत देर तक बनाए रखा जाए तो वह दर्द और परेशानी ही पैदा करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छी मुद्रा वही है जो आप अगली बार लेने वाले हैं। यानी मुद्रा को लगातार बदलते रहना ही असली रहस्य है। ये बहुत ही रोचक है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो उसे इस गति से आखिर क्या पोषण मिलता है? हमारी रीढ़ की हड्डी कोई लोहे की सख्त छड्डीडिया नहीं है। यह एक बहुत ही जीवंत और गतिशील संरचना है। इसमें छोटी छोटी हड्डियां हैं, उनके बीच में गद्देदार डिस्क हैं, स्नायु बंधन हैं, मांसपेशियां हैं और नसों का एक पूरा जाल है। उन गद्देदार डिस्क को आप छोटे शॉक एब्जॉर्बर या स्पंज की तरह समझ सकते हैं। जब हम हिलते डुलते हैं तो इन पर दबाव पिडीडी हटता है और फिर दबाव हटता है। इसी दबाव के बनने और हटने की प्रक्रिया से इन डिस्क के भीतर तरल पदार्थ अंदर बाहर होता है, जिससे उन्हें पोषण और नमी मिलती है। क्या बात है! तो हम इसे गति का पोषण कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पेट को फाइबर चाहिए, दिमाग को नींद चाहिए, उसी तरह हमारी रीढ़ को गति का पोषण चाहिए। अगर हम एक ही जगह खड़ी डिढे रहेंगे, तो उस स्पंज पर एक ही जगह लगातार दबाव बना रहेगा और वह सूखने लगेगा। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ ढहा है, गति का पोषण। हमारी रीढ़ को हर दिशा में हल्की और सुरक्षित गति चाहिए। आगे झुकना, पीछे मुड़ना, दाएं बाएं घूमना, चलते समय कूल्हों का हिलना, यह सब रीढ़ का भोजन है। अब सोचिए, जब लोग खड़ीधे होकर काम करते हैं तो वे अनजाने में क्या गलतियां करते हैं। वे एक पैर पर अपना पूरा वजन डाल देते हैं, अपने घुटनों को पूरी तरह से कस लेते हैं, पीठ के निचले हिस्से को बहुत ज्यादा मोड़ लेते हैं और गर्दन को स्क्रीन की तरफ निकाल लेते हैं। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे खड़िए देखा है। कुछ ही घंटों में वे थक कर अपनी मेज पर कोहनियों के बल झुकने लगते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? पीठ के निचले हिस्से में जकड़न, पैरों में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव और मानसिक थकान। खड़िदधे होकर काम करना तभी फायदेमंद है जब वह खड़िद्धा होना गतिशील हो। तो इस गतिशीलता को हम अपनी दिनचर्या में कैसे लाएं? क्या हमें काम करते करते व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए? मैंने कहीं सूक्ष्म गतिविधियों के बारे में पढ़ा था। क्या यह वही है? सूक्ष्म गतिविधियां कोई जिम का व्यायाम नहीं है। ये बहुत ही छोटे, सहज और कोमल शारीरिक मूवमेंट हैं जो आप खड़ीधीरे रहते हुए स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। जैसे अपना वजन धीरे से बाएं पैर से दाएं पैर पर डालना, अपनी एडड्डियों को हल्का सा उठाना और फिर नीचे रखना, अपनी पसलियों को सांस के साथ फूलने देना, कंधों को बहुत ही हल्के से गोल घुमाना। मतलब हमें अपनी मेज के सामने कोई मूर्ति नहीं बनना है, बल्कि एक शांत नर्तक की तरह काम करना है। क्या खूब कहा आपने! बिल्कुल, एक शांत नर्तक। आपकी ये गतिविधियां इतनी सूक्ष्म हो सकती हैं कि आपके आसपास काम करने वाले लोगों को पता भी न चले कि आप हिल रहे हैं, लेकिन आपका तंत्रिका तंत्र इसे तुरंत महसूस करेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी इसे महसूस करेगी और आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाएगा। इसमें कूल्हों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम खड्डी डीडे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जोर तो हमारे कूल्हों और पैरों पर ही पूट बेचता है। कूल्हे हमारी रीढ़ की हड्डी की नींव है। अगर आपकी नींव सख्त और जकड़ी हुई है तो आपकी पीठ के निचले हिस्से को उसकी भरपाई करनी पुड़ी ढूंढेगी और वहीं से दर्द शुरू होता है। इसलिए कूल्हों को हल्का हल्का बाएं और दाएं खिसकाना बहुत जरूरी है, जैसे आप एक पैर से दूसरे पैर पर झूल रहे हों। इससे कूल्हे के जोद्ध सक्रिय रहते हैं और पीठ की जगड़िधन काफी हद तक कम हो जाती है। शरीर को यह याद दिलाना जरूरी है कि खड़िधया रहना एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई निष्क्रिय सजा नहीं। लेकिन क्या यह सब दिमाग पर भी असर डालता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लगातार स्क्रीन को घूरते रहने से दोपहर तक
दिमाग सुन्न सा महसूस होने लगता है। क्या इस सुन्नपन का हमारी शारीरिक स्थिरता से कोई सीधा संबंध है? 100% संबंध है। हमारे कान के भीतरी हिस्से में एक संतुलन तंत्र होता है जो हमारे दिमाग को लगातार यह बताता रहता है कि हमारा शरीर अंतरिक्ष में कहाँ है, हमारा सिर किस दिशा में है और हम गति कर रहे हैं या नहीं। जब आप पूरा दिन एक ही जगह स्थिर रहते हैं तो इस तंत्र से दिमाग को मिलने वाले संकेत बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गति केवल मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को भी जगाए रखती है। बिल्कुल। जब शरीर हिलता है तो दिमाग जागता है। दृष्टि, संतुलन, स्पर्श, ये सब दिमाग के लिए संवेदी पोषण है। अगर आप बिना हिले डुले खड़ी दीदे हैं तो आपका दिमाग अंदर ही अंदर सो रहा होता है। यही कारण है कि चलते हुए फोन पर बात करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है या टहलते समय हमें नए और रचनात्मक विचार जल्दी आते हैं। रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता केवल हड्डियों का मामला नहीं है, यह हमारी सोचने समझने की क्षमता से भी जुड़ा है। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि हम अनजाने में अपनी उत्पादकता को ही मार रहे हैं। तो फिर उन महंगे एर्गोनॉमिक उपकरणों का क्या? क्या वे सब पूरी तरह से बेकार हैं? बेकार नहीं है, लेकिन वे अपने आप में अधूरे हैं। एक अच्छी कुर्सी या सही ऊंचाई वाली मेज आपके आसपास के माहौल को बेहतर बना सकती है। वह आपकी गर्दन पर पीडीडी आने वाले फालतू दबाव को कम कर सकती है, लेकिन कोई भी फर्नीचर आपके लिए सांस नहीं लेगा, आपके लिए चलेगा नहीं और आपके कूल्हों को नहीं हिलाएगा। शरीर को गतिमान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। उपकरण केवल एक हार्डवेयर हैं, जबकि आपकी शारीरिक गतिशीलता उसका असली सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के दुनिया का सबसे अच्छा हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अपनी स्थिर दिनचर्या से परेशान हैं, उनके लिए कोई व्यावहारिक नियम या प्रोटोकॉल है जिसे वे तुरंत अपना सकें? हाँ, एक बहुत ही सरल और प्रभावी नियम है, 30-3-30 का नियम। इसका मतलब है कि हर 30 मिनट में कम से कम 3 मिनट के लिए 30 छोटी छोटी गतिविधियां करें। 30 मिनट, 3 मिनट, 30 गतिविधियां। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये गतिविधियां किस तरह की होनी चाहिए? बहुत ही सामान्य चीजें, जैसे 10 बार अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट करें, 10 बार अपनी एडियों को हल्का सा उठाएं, 5 बार अपने कंधों को आराम से घुमाएं और 5 गहरी सांसें लें जिससे आपकी पसलियां पूरी तरह से फैलें। या फिर आप बस 1 मिनट के लिए कमरे में टहल लें, 1 मिनट गर्दन को स्ट्रेच कर लें। मुख्य लक्ष्य शरीर को हर आधे घंटे में यह याद दिलाना है कि हम जीवित हैं, हम कोई बेजान वस्तु नहीं है जो एक जगह जद्दी हो गई है। ये तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए काम छोड़ ढाकर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ी रहस्य यही है कि इसे इतना आसान रखा जाए कि आप इसे बार बार कर सकें। अगर मैं आपको कोई बहुत जटिल व्यायाम बता दूं तो आप उसे 2 दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके लिए आपकी क्या विशेष सलाह होगी? क्योंकि लैपटॉप का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इंसान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ झुक जाता है। लैपटॉप वास्तव में शरीर की मुद्रा के लिए सबसे बढ़िया जाल है। इसकी स्क्रीन हमेशा नीचे होती है, जिससे गर्दन आगे की ओर लटक जाती है। इसका कीबोर्ड स्क्रीन से जुद्धा होता है, जिससे कंधे गोल होकर आगे की तरफ सिकुड़ जाते हैं। अगर आप लैपटॉप को स्टैंडिंग डेस्क पर भी रखते हैं और वह आपकी आंखों के स्तर पर नहीं है, तो भी आपकी गर्दन में दर्द होगा ही। तो इसका सही समाधान क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि लैपटॉप को किसी स्टैंड पर रखें ताकि स्क्रीन आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। टाइप करने के लिए एक अलग कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करें। आपकी कोहनियां आराम की स्थिति में होनी चाहिए और कलाइयां सीधी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काम के बीच में गतिशीलता वाले ब्रेक लेना कभी ना भूलें। आपने बीच में सांस लेने का जिक्र किया था। हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी सांसों के बीच क्या संबंध है? सांस लेना एक तरह की आंतरिक गति है। जब आप कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठते हैं तो आपके फेफड़ों के नीचे मौजूद डायाफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिलती। जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और उथली हो जाती हैं। गहरी सांस लेने से आपकी पसलियों और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से को एक प्राकृतिक और कोमल मालिश मिलती है। काम के बीच में ली गई 5 गहरी सांसें आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को रीसेट कर सकती हैं। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं।
जबकि समाधान हमारे अपने शरीर के भीतर ही मौजूद है। लेकिन एक सवाल और, हमें कैसे पता चलेगा कि पीठ का दर्द केवल गलत मुद्रा के कारण है या ये कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपका दर्द पैरों की तरफ नीचे जा रहा है, पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी महसूस हो रही है, मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है या दर्द के साथ बुखार है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इसके अलावा अगर दर्द इतना तेज है कि आराम करने पर भी कम नहीं हो रहा या आपका संतुलन बिगड़े रहा है, तो तुरंत किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सामान्य जगडिद्धिहन और गंभीर बीमारी के बीच के इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक बड़ी डिधे नजरिए से देखें, तो इसका मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। आपका शरीर स्थिर रहने के लिए नहीं बना है। स्वास्थ्य केवल जिम में 1 घंटा पसीना बहाने से नहीं बनता। स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन के बाकी 23 घंटों में अपने शरीर का उपयोग कैसे करते हैं। खड्डिधे होकर काम करने वाली मेज केवल एक साधन है, लेकिन निरंतर गतिशीलता की आदत आपका असली ऑपरेटिंग सिस्टम है। शरीर के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो आज हमने ये बहुत अच्छी तरह समझा कि केवल एक नई मेज खरीद लेने से आपकी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित नहीं हो जाएगी, क्योंकि असली समस्या बैठना नहीं, बल्कि स्थिर और गतिहीन जीवन जीना है। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए विविधता चाहिए। उसे सूक्ष्म गतिविधियां चाहिए, टहलने वाले ब्रेक चाहिए, गहरी सांसें चाहिए और अलग अलग मुद्राओं का चक्र चाहिए। अपनी स्टैंडिंग डेस्क को एक मूर्ति रखने वाला चबूतरा मत बनाइए, उसे एक गतिशीलता का केंद्र बनाइए। शायद आपकी पीठ का दर्द उस कुर्सी की वजह से नहीं है जिस पर आप बैठते हैं। शायद आपकी रीढ़ की हड्डी आपसे चीख चीख कर कह रही है कि मुझे कोई एकदम सीधी और आदर्श मुद्रा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी आजादी और गति चाहिए। और हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी मुद्रा वही है जो आप अगली बार लेने वाले हैं। इसलिए कोमलता से हिलते रहिए, बार बार अपनी स्थिति बदलिए और अपने शरीर के साथ बुद्धिमानी से पेश आइए। आज की यह चर्चा वाकई बहुत गहरी और आंखें खोलने वाली थी। ये था हमारा आज का एपिसोड, स्टैंडिंग डेस्क का भ्रम। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधी मुद्रा नहीं, निरंतर गति चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जहां हम शरीर, दिमाग और आधुनिक जीवन शैली के विज्ञान को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें और चलते फिरते रहें। नमस्ते।